असेतु सिन्धुपर्यन्ताय यस्य भारतभूमिका पितृभू पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, ये कानपुर की बात हम शुरू करते हैं। अप्रैल के आखिरी सप्ताह से ही अजीमुल्ला खान और नाना साहेब पेशवा, सभी क्रांतिकारक यूपी में जितने भी राष्ट्रवीर थे, उन सब में एक मत हो, एक वाक्यता हो। उन्होंने बनाई योजना के प्रति समर्पण की ये जो भावना है, वो चेताने पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक प्रमुख शहर में ये दोनों प्रवास कर रहे थे। तभी 18 मई को मीरत और दिल्ली की स्वतंत्रता के बारे की जो घटनाएं हैं, उनकी खबर उन तक पहुंची। नाना साहब के मन में, मैं कह रहा हूं मित्रों, बिल्कुल बहुत बड़ी हलचल मच गई होगी। लेकिन वो मन में, क्योंकि बाकी पूरे ब्रह्मवर्त शहर का जो व्यवहार था वो बड़ा सामान्य था। मैंने हलचल इसलिए कहा कि उन्होंने ही तैयार की पूर्व नियोजित जो 31 तारीख थी, तो उस 31 तारीख के अनुसार सारी तैयारियां उन्होंने कर रखी थी। लेकिन ये अब हमारे अति उत्साही और जिगरबाज मीरत के राष्ट्रवीर तो उन्होंने जो कांड किया, उसके वजह से इस पूरी योजना का पुनर्व्यवस्थापन करना शायद जरूरी हो गया था और समय भी हाथ से निकलते जा रहा था। क्योंकि सामने सर जॉन लॉरेंस और हेनरी लॉरेंस जैसे बंधु थे, कर्नल नील था और कॉलिन कैम्बेल जैसे रथी महारथी शत्रु अपनी योजना बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि उनके पास बहुत बढ़िया लॉजिस्टिक था। तो इन सब बातों को देखे शायद नाना साहब ने इस मीरत और दिल्ली की जो घटनाएं घटी हैं, उसका फायदा तुरंत लेने का निश्चय किया होगा, ऐसे लगता है। क्योंकि ये जून की जो पहली 11 तारीख है, 1 से 11 तक है, उसमें जो जो हुआ है वो शायद नई योजना के तहत ही हुआ होगा, ऐसे लगता है। ब्रह्मवर्त में तो आप जानते हैं कि ब्रह्मवर्त कानपुर से बहुत नज़दीक है, माफ करना। और 1857 के मई में अंग्रेज़ों ने कानपुर में पहली, 53वीं और 56वीं हिंदी रेजिमेंट वहाँ रख दी। एक घुड़सवार रेजिमेंट भी उनके साथ दे दी। तो इन सबको मिला के साधारण 3000 की हिंदी नेटिव फौज कानपुर में तैनात रखी। उनके मदद के लिए तोपखाना भी दे दिया। ये लेकिन तोपखाना जो था, ये पूर्णतः यूरोपियन के हाथ में था। वहाँ पे हिंदी नेटिव को एंट्री नहीं थी। और इस तोपखाने में 60 अंग्रेजी थे और 125 यूरोपियन सैनिक तैनात थे। इन सभी का नेतृत्व जो कानपुर में कर रहा था, उसका नाम था हो व्हीलर। अब ये हो व्हीलर अपने व्यक्तित्व और मधुर वाणी से सैनिकों में काफ़ी लोकप्रिय था और उसने अपने शौर्य का प्रमाण भी अफगानिस्तान में दिया था। और ये बात बड़े अंग्रेज ऑफिसर पक्का जानते थे कि कानपुर में हो व्हीलर किसी भी सैन्य उठाव को उसके उठाव होने से पहले ही निरस्त करने की क्षमता रखता है। ये वो लोग जानते थे। अब 15 मई कानपुर में मीरत और दिल्ली की ये जो चर्चाएं हैं,
वो 15 मई से पूरे शहर में हो रही थी, लेकिन शायद गुप्त तरीके से हो रही थी, क्योंकि गोरे को इस घटना का पता चला 18 मई को। अब अफवाहें भी बहुत गर्म थी, तो हो व्हीलर ने क्या किया? हो व्हीलर ने सत्य जानने के हेतु अपने कुछ सिपाही दिल्ली भेजे। अब दिल्ली की तरफ वो जा रहे थे, तो उन सिपाहियों को दिल्ली से आने वाला हमारा एक राष्ट्रवीर मिला। अब उन्होंने बड़ी कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद हमारे राष्ट्रवीर ने फिरंगी को मदद करने से साफ मना कर दिया। ऐसा ही प्रत्यंतर हो व्हीलर को शाम को कानपुर के बाजार में भी मिला, जब किसी उसके जमादार का कोई हुक्म था, वो मानने से हिंदी सैनिकों ने मना कर दिया। हद तो भाई साहब ये हो गई कि बाजार में एक दुकानदार में एक गोरी मड्डम आई थी, उससे तो डायरेक्ट मुंह पे कह दिया कि अब बहुत हो गया भाई तुम्हारा ताम झाम, हिंदुस्तान से जल्दी बोरा बिस्तरा उठाने का समय आ गया है, समझे तुम। अब ये मड्डम खुद लिखती है ये बात, तो इससे तो तय हो जाता है कि 8-10 दिन के अंदर ही सामान्य जनता को ये बात आम हो गई थी कि अंग्रेजों का पतन निश्चित है। अब हो व्हीलर भी खबरें निकाल रहा था, और उसको इसी तरह की खबरें शहर के भिन्न भिन्न स्तर पे सभी जगह से सुनाई देने लगी। तो उसने तुरंत संरक्षण की तैयारी शुरू कर दी। तो पहले उसने ढूंढा अंग्रेजों को के सुरक्षित रखने की जगह। गांव में तो कहीं नहीं मिली, उसको मिली वो गंगा किनारे। अब उस जगह को साफ सफाई करनी थी, तोप रखने की जगह करनी थी, रहने की, खाने की, अनाज रखने की, कोठी की व्यवस्था करनी थी। तो उसने उसके निर्माण का आदेश दे दिया। आप ऐसे समझो कि ये अस्थाई किला ही था, क्योंकि तटबंदी का भी निर्माण उसने करने का आदेश दिया। अब उसकी वहां भी घोर निराशा हो गई। बताता हूं क्यों। क्योंकि ये जो अस्थाई किले का निर्माण था, उसका कार्य करने हेतु उसने जो कॉन्ट्रैक्टर रखा था, उसने भाई साहब अनाज के कोठी बना के पूरा का पूरा गोदाम अनाज से भरना अपेक्षित था। उसने क्या किया? उसने बगले झांक के आधी कोठी भर दी, आधा ही अनाज दिया, पूरा अनाज तो दिया नहीं। इससे पता चलता है कि किस प्रकार की घृणा सामान्य के मन में अंग्रेजों के प्रति थी। वहां वो हो व्हीलर अपना बुड्ढा तैयारी तो कर ही रहा था, तो उसी तैयारी के बीच में उसने सर हेनरी को लखनऊ में पत्र भी भेजा है, और पत्र में मदद की अपेक्षा याचना भी की है। अब ये हेनरी जो था वो स्वयं चिन्हाट के हार के बाद लखनऊ कैंट में फंसा हुआ था। लखनऊ शहर में परिस्थिति ये थी मित्रों, लखनऊ शहर में वाजिद अली राज कर रहा था, कैंट में अंग्रेजों का झंडा लहरा रहा था। लेकिन फिर भी इस गंभीर अवस्था में हेनरी ने लेफ्टिनेंट एशे के नेतृत्व में तोपखाना भेजा। तोपखाने के साथ 84 अंग्रेजी सोल्जर भेजे, और साथ में कुछ घुड़सवार भी कानपुर के लिए रवाना किए हैं। हो व्हीलर के बारे में बताने की यही वजह है कि हो व्हीलर ने पूरे ये हमारे 1857 के स्वातंत्र के युद्ध में एक अद्भुत चीज की। अब हो व्हीलर ने जो इस स्वतंत्र युद्ध में किया है, वो अपनी तरह की एक अनोखी संरक्षण की योजना थी, और वो थी कि अंग्रेजी परिवार, अंग्रेजी लोग, कानपुर, इनके संरक्षण के लिए हो व्हीलर ने प्रत्यक्ष नाना साहब को ही याचना कर डाली। कानपुर शहर की और उसके शहरवासियों की पूरे संरक्षण की जिम्मेदारी हो व्हीलर ने नाना साहब को सौंपने की तैयारी दिखाई। अब पता नहीं व्हीलर को ये लगा होगा कि
शायद नाना साहब अपनी रुकी हुई पेंशन और अपना गया हुआ अधिकार जो है उसकी चाह में, जैसे वो राजपूताना पंजाब गुजरात के राजे राजवाड़े संस्थानिक नहीं थे, उन्हीं की तरह नाना साहब भी मान जाएंगे। और अगर नाना साहब मान गए तो लाठी भी नहीं टूटेगी, सांप भी मर जाएगा। लेकिन यहाँ पे व्हीलर को कामयाबी थोड़ी सी मिल गई, लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ व्हीलर का ये डाव उल्टा पड़ गया। बताता हूँ कैसे। 22 मई 1857 को 2 प्रचंड तोपें, 300 अंगरक्षक, घुड़सवार और कुछ सैनिक लेके नाना साहब कानपुर शहर के मध्य में आ गए। मध्य में नाना साहब का स्वागत कलेक्टर हिलबर्डन ने किया। हिलबर्डन ने वहाँ आभार के फूल भी उसको दिए हैं। पूरे खजाने की चाबियां हिलबर्डन ने नाना साहब को सौंप दी और सभी अंग्रेजी महिलाएं बच्चों को ब्रह्मवर्त राजवाड़ा में सुरक्षित पहुंचाने का आश्वासन भी हिलबर्डन ने ले लिया। ये मित्रों, ये हिलबर्डन है, व्हीलर है, इन्होंने शायद हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ा नहीं है कि कैसे मिर्जा राजे जयसिंह को 23 किलो की महाराज ने सौगात दी थी, कैसे अफजल खान को छल से प्रतापगढ़ के नीचे बुला के मान सम्मान उसको दिया था, या फिर वो हमारे संताजी घोरपड़े थे, धनाजी जादव थे, उन्होंने कैसे मुगलों को भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के मारा, या फिर हमारी माता तारामती देवी थी, तारामती देवी ने तो औरंगा को भिगो भिगो के दौड़ा दौड़ा के मारा। अब ये जो रणनीति है, ये शायद ये जो अंग्रेज है व्हीलर जैसे, अगर वो पढ़ लेते तो उनको समझ आती कि नाना साहब ने हाँ क्यों की है। लेकिन नहीं, चलो, अपने शत्रु को शायद निम्न दर्जे का समझ के उन्होंने इग्नोर किया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने शत्रु को बुलाया, शहर के मध्य में बिठाया, खजाने की चाबियां उसके थमा दी और ऊपर से भाई साहब फूल भी दे रहे हैं। अब यहाँ हमारे लोग क्या कर रहे थे, जनवरी से हर रेजिमेंट को एक पत्र जा रहा था, पत्र में संदेशा लिखा हुआ था, पत्र में नाम किसी का नहीं था। हाँ, हर एक रेजिमेंट में युद्ध मंडल बनाया गया था और वो गुप्त तरीके से अपना 3-4 महीने से काम भी करने वाला था। और इन सब मेहनत का जो रंग है वो अब कानपुर में चढ़ने वाला था। कानपुर शहर में युद्ध मंडल का प्रमुख सहारा जो थे वो थे सूबेदार टिक्का सिंह जी, और एक घर था जहाँ पे ये बैठकें आम होती थी, उस घर का मालिक था शमसुद्दीन खान। और ये मित्रों, ये शमसुद्दीन खान जो है ये पसवंदा मुसलमान था। ये वो अजीमुल्ला खान, वाजिद अली, इन जैसा अशराफी नहीं था, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब इस युद्ध मंडल की जो बैठकें होती थी इन दोनों के घर में, वहाँ पे बैठक में नाना के ब्रह्मवर्त से आए हुए अत्यंत विश्वास पात्र 2 व्यक्ति हमेशा बैठक में बैठते थे। एक का नाम था ज्वाला प्रसाद और दूसरे का नाम था महमूद अली। अब ज्वाला प्रसाद और टिक्का सिंह, ये दोनों हमारे जितने भी राष्ट्रवीर थे उनके लिए आदरणीय व्यक्ति थे। उनका दर्जा बहुत ऊपर का था, क्योंकि बहुत सारे हमारे वहाँ के राष्ट्रवीर तो टिक्का सिंह को संत का दर्जा देते थे। अब बताइए, कुछ काम किए होंगे उन्होंने, तो उसका ब्यौरा तो मेरे पास नहीं है डिटेल, लेकिन मैं उनका नाम बहुत आदर से सम्मान से लिया जाता था। अब जब नाना कानपुर थे आए तो वो और हमारे सूबेदार टिक्का सिंह, उनकी मुलाकात हो गई और मुलाकात में उन्होंने योजना को शायद अंतिम रूप दिया। तारीख थी जून 1 को दोपहर को नाना साहब
उनके भाई बाला साहब, अजीमुल्ला खान, सूबेदार टिक्का सिंह और भी कुछ 8 लोग थे। ये सभी नेतागण गंगा किनारे गए। गंगा किनारे में एक साथ नाव पे बैठे और नदी पात्र के बीच में नाव को नाना साहब ने रोक दिया। अब सभी हैरान हो गए कि नाना ने ऐसा क्यों किया। नाना साहब ने गंगा जल अपने हाथ में लिया और सभी ने स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा की प्रतिज्ञा ली। तकरीबन 3 घंटे यह नौका बीच नदी के पात्र के बीच ही रुकी रही। शायद ऐसा लगता है कि बहुत सारे विषय में गहनता से बातचीत नाना ने नदी के मध्य पात्र के मध्य में बैठ के की है। मित्रों, यहाँ एक कानपुर के विषय में और एक उल्लेख शुरुआती में करना आवश्यक है। नाम है अजीजन बाई। दरअसल अजीजन बाई ये कानपुर की नामी गिरामी वेश्या थी और हमारा शमसुद्दीन था, उसकी वो रखेल भी थी, क्योंकि शमसुद्दीन 2 तारीख को सुबह उसके घर गया और उसको वचन दिया कि मात्र 2 दिन में फिरंगी का खात्मा करूंगा और हिंदुस्तान को स्वतंत्र मैं करूंगा, तभी आपका मुंह देखेगा। ये अजीजन बाई को उसने वचन दिया है। अजीजन बाई भी स्वातंत्र प्रेम से ओतप्रोत महिला थी। ये बाजारू पैसे के पीछे भागने वाली सड़क छाप नचनिया वो नहीं थी, वो नामी गिरामी थी। अगले कुछ दिनों में अजीजन बीबी के ये स्वातंत्र युद्ध में उसने जो योगदान दिया है उसके बारे में हम जरूर सुनेंगे। वंदे मातरम।